बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। बड़े अरसे से बड़े सवालात जो हैं वो वेबसाइट पे भी www.liarsonline.pk पे भी काफ़ी ज़्यादा सवालात थे और मेरी फ़ेसबुक पे भी काफ़ी सवालात थे और यूट्यूब चैनल के नीचे भी बेशुमार सवालात थे। तो इसका वन बाय वन जवाब देना शायद थोड़ा मुश्किल हो, तो इस वजह से आज हमने ये एपिसोड शुरू करने लगे हैं कि ये मेरे भाई हैं राना वकास साहब एडवोकेट। तो ये मुझसे वो सवालात करते जाएंगे, मैं उनके जवाबात देता जाऊंगा। इस तरह आपको अपने सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। मैं किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं दूंगा कि जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। मैं सिर्फ उन सवालात के जवाबात दूंगा कि जिनका तज़किरा मेरी वीडियोस में नहीं है। तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि राना वकास साहब जो हैं ये मुझसे सवालात करते जाएं और मैं उनका वन बाय वन जवाब देता जाऊं। जी राना साहब। जी थैंक यू सर। सर हमारे व्यूअर्स की तरफ से पहला सवाल है, 50 साल पहले की वसीयत सामने आई है जिसके मुताबिक उसने अपनी जायदाद किसी अदारे को वक्फ कर दी है। वो वसीयत रजिस्टर्ड हो लेकिन कोई कागजी सबूत ना हो या ये साबित ना हो कि वसीयत करने वाला वक्फ की गई जायदाद का मालिक था। ऐसी सूरत में की गई वसीयत की क्या कानूनी हैसियत है? अब ये बड़ा मिक्स सा क्वेश्चन किया गया है। अगर मालिक नहीं है तो वसीयत गैर मालिक कर दे, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ठीक है। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मालिक था और 50 साल पहले इसने कोई वसीयत की थी, तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आपने देखने हैं। पहली तो बात ये देखनी है कि वसीयत पहली दफ़ा मंजर आम पे आई है और वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हुई, वो उसके वारसान में डिवाइड कर रही है। अगर वो उनके वारसान में डिवाइड हो चुकी है और वो 50 साल पहले की वसीयत मंजर आम पे आती है और कोई उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, तो फिर सबसे पहले उसको उस वसीयत को साबित करना सबसे बड़ा मसला होता है। वसीयत को अगर बज़रिया अदालत आप साबित कर जाते हैं कि ये एक वैलिड और जेन्युइन डॉक्यूमेंट है जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है और ये रजिस्टर्ड वसीयत है, तो फिर 1/3 1/3 जायदाद का हिस्सा मरने वाले का उस वसीयत के तहत, जिसके तहत उसने पूरा कैटेगोरिकली लिखा है कि फ़लाँ अदारे को वक्फ होगी, वो वक्फ हो जाएगी। जी। दूसरा सवाल है सर हमारा कि वारसान बाज़गश्त कौन है? वारसान बाज़गश्त ऐसे हैं कि एक शख्स फोत होता है और शख्स फोत होने के जब फोत होता है तो उसके वारसान उसके करीब नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को चंद वारसान का पता होता है। तो वो जाके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बता सकते हैं कि जनाब ये शख्स फोत हो चुका है और इसके इस वारस को जानते हैं, लेकिन इस वक्त वो राब्ते में नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड वारसान बाज़गश्त। ठीक हो गया सर। थर्ड क्वेश्चन है सर कि एक इनहेरिटेड रेजिडेंशियल प्लॉट है जिस पर एक भाई ने कब्जा किया हुआ है। ये किसी हमारे वकील भाई की तरफ से सवाल है। इस सिविल कोर्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती है? इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्जा किया है और वो 2005 के बाद किया है, तो आपके पास दो फोरम है। एक फोरम है फौजदारी का, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 का, कि आप सेक्शन 3 की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और सेक्शन 7 के तहत आप इंटरम पोजेशन जो है वो अदालत के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और सेक्शन 3 की कंप्लेंट फाइल होने के बाद, मुकम्मल प्रोसेस होने के बाद, जब उसका फ़ैसला होगा तो फिर आपको परमानेंटली उसकी पोजेशन मिल जाएगी। साइमल्टेनियसली आप रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर 2005 से पहले वो कब्ज़ा किया गया है तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही रेमेडी अवेलेबल है, वो है सिविल कोर्ट में रिकवरी ऑफ पोजेशन की। जी वकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाई ने दुबई से बैंक से 50,000 दिरहम लोन लिया और पाकिस्तान आ गया, कोरोना की वजह से वापस नहीं जा सका। अब वो कहता है कि मैं वो वापस नहीं कर सकता। तो इस सूरत में बैंक उसके खिलाफ क्या कर सकता है? कौन सा केस हो सकता है उसके खिलाफ?
बैंक उनके उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? बैंक कौन सा वाला है? दुबई में है। दुबई में है। दुबई में जो बैंक है वो उसकी कार्रवाई मुकम्मल करेगा, उस अपने कवानीन के तहत उसको जो है ना वो ब्लैक लिस्ट भी करेगा, उसको ईसीएल में भी उसका सारा प्रोसेस जो करेगा, ईसीएल में भी उसका नाम डालेगा। वो अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे। जो बंदा इस मुल्क में आ चुका हुआ है वो बंदा अंडर क्लचेस उस वक़्त ही आएगा जब दुबई, क्योंकि यूएई में फॉल करता है और यूएई रेसिप्रोकल कंट्री है, रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप्स हमारे उनके दोनों के दरमियान है। वहाँ पे वो कार्रवाई करने के बाद अगर उसको पॉइंट आउट हो जाता है कि वो बंदा बैंकों के बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और स्पेसिफिकेशन उसकी पता चल जाती है, तो वो रेसिप्रोकल कंट्री के तौर पर पाकिस्तान से रजू कर सकता है कि ये बंदा हमसे फ्रॉड करके पाकिस्तान आया हुआ है, इसकी कस्टडी हमें दी जाए या इससे रिकवर करके दिया जाए। और उस सूरत में वो बैंक ये भी कर सकता है कि जनाब उसके यहाँ पे आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करवा दे ताकि वो किसी किस्म का ऑन रिकॉर्ड बिजनेस ना कर सके। सर एक भाई कराची से हमारे भाई, उनका सवाल है कि 5 लाख रुपए उन्होंने एलईडी बल्ब खरीदने के लिए दिए हैं लेकिन उसको डिलीवर नहीं किए गए। अब वो पैसे वापस मांग रहा है तो 1,40,000, 10,000, 5,000 इस तरह करके उन्होंने वापस किए हैं। बाकी वो जिससे एलईडी बल्ब लेने थे वो बंदा लाहौर का है, ये भाई कराची से हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे अब कार्रवाई कराची में करनी चाहिए या लाहौर में करूँगा उसके खिलाफ एफआईआर। अच्छा भाई, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अपने हकूक पे सोया रहता है ना, लॉ उसकी हेल्प नहीं करता। भाई बदकिस्मती से आपने खुद बता दिया कि मैंने एलईडी बल्ब ख़रीदने के लिए पैसे रकम दी और मुझे एलईडी नहीं दिए गए और उसके बाद उसने टुकड़ों में आपको पैसे वापस कर दिए। अब आपका तो हो गया किस्सा तमाम, क्योंकि आपने पैसे खुद अपनी मर्ज़ी से वापस ले लिए हैं, वो टाइम गुज़र चुका है। अब इसी प्रोपोजिशन को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं कि एलईडी बल्ब के लिए 5 लाख रुपए आपने दिए, उसने वो एलईडी बल्ब आपको ख़रीद कर नहीं दिए बल्कि वो 5 लाख रुपया अपने ज़ाती मुसर्रफ पे या अपनी आपकी हदायत के बरक्स कहीं और इन्वेस्ट कर दिया है। तो फिर उसके लिए आपके पास 2 फोरम है। एक फोरम है फौजदारी का, क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ में उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ उसको पैसे दिए थे कि मुझे इन 5 लाख के एलईडी बल्ब ला के दो। उसने आपकी डायरेक्शन को वायलेट करते हुए आपका 5 लाख रुपया एम्बेजल कर लिया। इस वजह से वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुर्तकब हुआ। उसमें 406 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है। दूसरा फोरम सिविल है कि आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं कि मैंने इसको 5 लाख रुपए इस तारीख को, इस दिन को, इन गवाहान की मौजूदगी में दिया, इस मकसद के लिए। इसने वो मकसद भी पूरा नहीं किया और मेरे पैसे भी वापस नहीं किए। याद रखिए, फौजदारी और दीवानी में टाइम, डेट, प्लेस, ये चीज़ें और जिन गवाहान की मौजूदगी में दिया है, ये चीज़ें अगर आपकी दोनों में मिसिंग है, यू हैव नो केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदा को बंद कमरे में आग लगाकर जला दिया गया, मुलजिम का अभी तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस कहती है कि कब्र कुशाई होगी लेकिन वो टाल मटोल कह रही है। कभी कहते हैं जी कि जज नहीं है, कभी कहते कोई ये हो गया वो हो गया। तो इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमा दें। जी, इसमें बड़ा सीधा सा है। अगर किसी कानून के तालिब इल्म ने ये सवाल किया है तो भाई आपके पास सीआरपीसी की एक दफ़ा 174 अवेलेबल है। आप अपने कंसर्न्ड एरिया मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं डिसइंटरमेंट की एप्लीकेशन दें, लेकिन उसमें वजूहात लिखें कि किन वजूहात की बिना पर मैं ये दे रहा हूँ और किन वजूहात की बिना पे पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अगर हुआ पोस्टमार्टम तो मुझे क्या एप्रीहेंशन है कि दोबारा पोस्टमार्टम दिया जाए, क्योंकि ऐसे हालात में कि जब एक बंद कमरे में एक जली हुई लाश पड़ी है तो ये एक एक्सीडेंट तस्वर होगा। लेकिन अगर कोई बाद में ऐसी चीज़ें नज़र आ गई हैं कि ऑटो लॉक दरवाज़ा था, उसको किसी ने मार के, क्योंकि अगर ऑटो लॉक दरवाज़ा था, किसी ने मार दिया उसको और मारने के बाद उसको आग लगा दी, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी चीखो पुकार नहीं आई। और अगर उनके सराउंडिंग के तमाम लोग ये कहते हैं कि उसके आग लगने के बाद चीखो पुकार की हमें कोई आवाज़ नहीं आई कि उसे आग के बंदा चीखो पुकार करता है कि बचाओ बचाओ, या कोई ऐसा मामलात करता है तकलीफ़ में, करब में,
अगर वो चीज़ें नहीं आई तो इसमें ये एप्रीहेंशन है कि उसको पहले कत्ल किया गया और उसके बाद आग लगाई गई, और इस वजह से इसकी कब्र कुशाई होनी और दोबारा पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसको पहले कत्ल किया गया था या बाद में। अब रह गया सवाल कि पुलिस टाल मटोल करती है, तो भाई ये आपके जहनी इख्तरा है। पुलिस इस मामले में कोई अमल दखल नहीं रखती। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि इसकी डिसइंटरमेंट होनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस वालों को डेट देनी है कि मैं इस तारीख को कब्रिस्तान में आऊँगा और इस डेट को आपने ये इंतज़ामात करके रखने हैं, और उस कब्र कुशाई होगी, लाश निकलेगी, लाश निकल के डॉक्टर के हवाले की जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को दोबारा दफनाया जाएगा। पुलिस इसमें किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं रखती कि वो इसको लेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये सवाल है कि कैन आई क्लेम फॉर माई मेंटेनेंस इन दुबई कोर्ट्स टू माई फादर, ही लिव्स इन दुबई। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक तो शायद आपको साल लग जाए, लेकिन दुबई कवानीन में आपको विद इन वीक्स फैसला मिल जाएगा। Next question, if someone dies with no children but only one brother and nephews from sister alive, will nephew get any share or brother only will take all? नो, इसमें अगर आपके डायरेक्ट लीगल एयर्स अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद चेन चलती है। चेन चलने में जितने भी आपके साथ, आप मरने वाले के साथ डायरेक्ट खूनी रिश्ता रखते हैं, वो उसमें वारस हैं। अगर वो वारस नहीं है तो फिर ज़िंदा नहीं है तो फिर उनके बच्चे जो हैं वारस होंगे। इसमें भाई ज़िंदा है, भाई को मिलेगा, बहन के बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के शौहर अगर बीवी की इजाज़त के बगैर हक महर की रकम कम करवा दे तो उसकी क्या सज़ा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बीवी की इजाज़त के बगैर हक महर कम नहीं हो सकता। अगर वो फ्रॉड के तहत काम करवाएगा तो वो एक अलहदा जुर्म का मुर्तकब होगा, उसमें अलहदा फौजदारी कार्रवाई होगी कि उसने फ्रॉड के तहत ये करवाया। अगर बीवी का कंसेंट शामिल नहीं है, बीवी की मर्ज़ी शामिल नहीं है, तो हक महर ना कम हो सकता है ना माफ़ हो सकता है। हाँ, अगर बीवी का ये स्टांस हो कि इसने ज़बरदस्ती किसी कागजात पे अंगूठे लगवाए हैं जिसका मैं राज़ी नहीं थी, तो उसके लिए भी उसके पास फोरम अवेलेबल है कि वो अदालती और कानूनी कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट में भी कर सकती है। एक शख्स ने फौत होने से पहले अपनी तमाम अराजी अपने बेटों के नाम कंबाइन इंतकाल करवा दी और हिस्सा भी सबको बता दिया। क्या वो अराजी सब एक एक करके अपने नाम में इंतकाल करवा सकते हैं? ये अजीब सा सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि एक जॉइंटली अपनी तमाम औलाद के नाम उसने इंतकाल करवा दिया। अगर जॉइंटली उसने अपने तमाम प्रॉपर्टी का इंतकाल अपनी तमाम औलाद पे करवा दिया है तो फिर उसमें हिस्से नहीं होंगे। हिस्से उसी वक्त होंगे जब उसने स्पेसिफाई किया होगा कि इतने एकड़ उसको, इतने मरले उसको, इतने कनाल उसको। स्पेसिफाई हर बंदे के, हर अपनी औलाद के नाम अगर ट्रांसफ़र किया होगा तो वो स्पेसिफिक हिस्से के तहत होगा। अगर स्पेसिफिक हिस्से के बजाय उसने जर्नल इंतकाल चढ़ा दिया अपनी तमाम औलाद में, उसमें बेटियां भी शामिल हैं और बेटे भी शामिल हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो तमाम हिस्सा बराबर के मालिक हैं। उसमें बेटी और बेटे में कोई तखसीस नहीं होगी, कोई तकसीम नहीं होगी। जितना बेटी मालिक होगी उतना ही बेटा मालिक होगा। सर सवाल है कि एक बंदा फौत हो चुका है, उसकी 8 बेटियां हैं, एक बेवा है और 3 भाई हैं। फौतशुदा बंदे को विरासत मिली है, लेकिन बाकी उसने खुद से अपनी कमाई से भी मालो जायदाद इकट्ठा किया है। भाई, बेटी, बीवी को बाप की तरफ से जो विरासत मिली है उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा, और जो उसने अपनी कमाई से मालो जायदाद इकट्ठी की है उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा? भाई, बीवी और बेटियों को यही है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं ना। हाँ, सबको एक जैसा हिस्सा मिलेगा। इसमें कोई तखसीस नहीं होगी कि ये विरासती जायदाद में से कुछ और हिस्सा मिलेगा और ख़रीद करदा जायदाद में से कुछ और हिस्सा मिलेगा। मरने वाला जब मरता है तो सक्सेशन ओपन हो जाता है, सक्सेशन जायदाद का ओपन होता है। विरासती जायदाद और ख़रीद करदा जायदाद में कोई तखसीस इस वक्त पाकिस्तान के कानून में मौजूद नहीं। ठीक है। सवाल है कि माँ जायदाद से दस्तबरदार होना चाहती है तो इसका तरीक़ेकार क्या है? दस्तबरदारी नामा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है ना वो रजिस्टर्ड कराए। माँ अपना फ़र्द निकलवाए या अपना मलकीती सबूत फ्रेश निकलवाए,
इंतकाल दस्तबरदार होने के लिए, और वो दस्तबरदारी नामा स्टैम्प पेपर में जो है ना तहरीर किया जाए, उसका जनाब मुकम्मल प्रोसेस करते हुए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाया जाए, वहाँ से रजिस्टर्ड हो जाएगा। वो रजिस्टर्ड दस्तबरदारी नामा मुतलका महकमे जहाँ पे उसके मलकीती हकूक़ पड़े हुए हैं वहाँ पे जाके वो जमा करवाएं, तो वो अपने हिस्से से दस्तबरदार होके जिसके हक में दस्तबरदार हुई है उसके नाम प्रॉपर्टी चली जाएगी। सर अगला सवाल है, माँ बेटे के पैसे से घर बनाती है और बाद में उसी बेटे को घर से निकाल देती है, तो इस हवाले से कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? और अच्छा, अब इसमें ना लाइसेंसी और नॉन लाइसेंसी का क्वेश्चन उठता है। अगर बेटा माँ को पैसे भिजवाता है तो उसके लिए उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये पैसे मैं बतौर कर्ज या बतौर अमानत भिजवाता था, क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता जो है ना वो लाइसेंसी की डेफिनेशन में आ जाता है कि अगर बाप बेटे की जायदाद में है तो लाइसेंसी होगा, अगर बेटा माँ की जायदाद में है तो वो लाइसेंसी होगा। अब जायदाद माँ की है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बेटे ने की है, तो बेटा अगर ये साबित कर दे कि जनाब ये रकम जो मैंने माँ को भिजवाई थी ये बतौर कर्ज भिजवाई थी, या कोई ऐसा मुआहदा हुआ था कि तुम कंस्ट्रक्शन करवा लो तो इतना हिस्सा तुम्हारा होगा, ये चीज़ें अगर वो साबित कर सकता है तो दीवानी अदालत में सूट फॉर रिकवरी या उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जा सकता है, अगर उन दोनों के दरमियान हुआ है ज़बानी या तहरीरी। उम्मीद करता हूं कि आज के लिए जितने सवालात को जवाबात दे सकता था वो मैंने आपको दे दिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी।